हेलो एवरीवन। हम अपना लेसन फर्स्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट लेसन जो कि सेकंड लेसन है हमारा, उसको स्टार्ट कर रहे हैं। लेसन का नेम है किंग्स, फार्मर एंड टाउन्स। अर्ली स्टेट्स एंड इकोनॉमिक्स। किंग्स यानी कि राजा, फार्मर किसान एंड नगर। तो यहाँ हम राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, फार्मर्स किसानों के बारे में पढ़ेंगे एंड टाउन्स नगरों के बारे में पढ़ेंगे, जो आरंभिक राज्य थे और उनकी आर्थिक जो चीज़ें थी वो। इसमें जो हम टाइम पढ़ेंगे वो 600 BCE से लेकर 600 CE तक पढ़ेंगे। एन इंस्क्रिप्शन सांची, मध्य प्रदेश, 2nd सेंचुरी BC। ये सांची का ना एक स्तूप होता है और वो स्तूप कहाँ था? वो मध्य प्रदेश में था। तो ये एक इंस्क्रिप्शन मिला है, यानी कि एक अभिलेख मिला है। देयर वर several development in different parts of the subcontinent during the long span of 1500 years following the end of हड़प्पन civilization। कि बहुत सारे के डिफरेंट पार्ट में डेवलपमेंट हुआ उपमहाद्वीपों में एक लंबे समय के पश्चात जब हड़प्पा सभ्यता का अंत हो चुका था। दिस वॉज आल्सो द पीरियड, ये वो युग था during which the Rigveda was composed by people living along the Indus and its tributaries। कि ऋग्वेद को कंपोज किया गया, ठीक है, उसकी सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के बारे में उसमें बताया गया। एग्रीकल्चर सेटलमेंट एमर्ज इन मैनी पार्ट्स ऑफ द सबकंटिनेंट इंक्लूडिंग नॉर्थ इंडिया, द दक्कन प्लेट्यू एंड पार्ट्स ऑफ कर्नाटका। कि एग्रीकल्चर जो सेटलमेंट है वो कहाँ कहाँ कौन से पार्ट में हुई, कौन से उपमहाद्वीपों में, तो उसमें क्या क्या शामिल था? नॉर्थ इंडिया था, दक्कन प्लेट्यू था एंड पार्ट्स ऑफ कर्नाटका था। बिसाइड्स देयर इज एविडेंस ऑफ पास्टोरल। पास्टोरल मैंने आपको बताया है कि पशुपालन होता है। क्या होता है पास्टोरल? पशुपालन। पॉपुलेशन इन द दक्कन एंड फर्दर साउथ। कि जो एविडेंस मिले हैं, एविडेंस होता है साक्ष्य, पशुपालन के जो साक्ष्य मिले हैं वो दक्कन और साउथ वाले एरिया में मिले हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये कुछ चीज़ें हैं और ये हम 6th सेंचुरी के बारे में बात करेंगे। इसमें 6th सेंचुरी में किस तरह से क्या क्या चीज़ें, कौन से किंगडम, स्टेट्स, एम्पायर, एग्रीकल्चर कैसा था, वो सारा का सारा इसमें हम करेंगे। कुछ सोर्सेज हमको यहाँ पर मिले हैं, इंस्क्रिप्शन है, टेक्स्ट है, कोइन है, विजुअल मटेरियल है, जो कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स थे, ठीक है। तो अब हम इसमें पढ़ते हैं। जो मेन हमारा लेसन की स्टार्टिंग है वो यहाँ से होती है, प्रिंसेप एंड पियदसी, ठीक है। ये प्रिंसेप कौन था और पियदसी, ये वर्ड किसके लिए यूज हुए हैं वो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। सम ऑफ द मोस्ट मोमेंटस डेवलपमेंट इन इंडियन एपिग्राफी टुक प्लेस इन द 1830 के आसपास की ये बातें हैं सारी की कुछ एक डेवलपमेंट हुआ था इंडियन एपिग्राफी में। एपिग्राफी क्या होता है? अभिलेखों के अध्ययन को कहते हैं। यहाँ पर आपको दे भी रखा होगा, हाँ। एपिग्राफी इज द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, यानी कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ये आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में पूछा जाता है कि द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन क्या कहलाता है? एपिग्राफी, या फिर पूछ लिया जाएगा एपिग्राफी क्या है। तो एपिग्राफी द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन। दिस वॉज व्हेन जेम्स प्रिंसेप। तो ये जो प्रिंसेप वर्ड आया है इसका पूरा नाम जेम्स प्रिंसेप है। एन ऑफिसर इन द मिंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी डिसाइफर्ड ब्राह्मी एंड खरोष्टी, टू स्क्रिप्ट यूज्ड इन द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन एंड कोइन्स। जेम्स प्रिंस था एक, जो ईस्ट इंडिया कंपनी में एक ऑफिसर था। और ये मिंट क्या होता है? मिंट होता है टकसाल। टकसाल यानी कि जहाँ पर सिक्कों का निर्माण किया जाता है उसको टकसाल बोलते हैं। तो वहाँ पर ये जेम्स प्रिंसेप काम करता था और उसने 2 स्क्रिप्ट यानी कि 2 लिपियों को पढ़ा था। कौन कौन सी लिपियों को पढ़ा था? ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को उसने
पढ़ा था, जिसमें इंस्क्रिप्शन वगैरह लिखे गए थे और कोइंस पे ये बातें यूज थी। यानी कि जो ब्राह्मी और ख्रोष्टी लिपि इसको देखने में मिली वो सिक्कों के ऊपर और इंस्क्रिप्शन के ऊपर देखने को मिली थी। तो किसने उसको डिसाइफर किया था, किसने इसको पढ़ा था ब्राह्मी और ख्रोष्टी को? जेम्स प्रिंसेप ने इसको पढ़ा था। मैं बता देती हूँ इसने कब पढ़ा था। 1838 के अंदर इसने इसको पढ़ा था। कब पढ़ा था? 1838 के अंदर पढ़ा था। ही फाउंड द मोस्ट ऑफ दीज मेंशन ए किंग रेफर्ड टू एज पियादसी। तो वहाँ पर है ना सिक्कों पर इसको एक नाम लिखा हुआ मिला, पियादसी। उसका पियादसी का मीनिंग क्या होता है ये भी आपसे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि पियादसी क्या है, मीनिंग क्या है। तो प्लीजेंट टू बी होल्ड, यानी कि मनोहर मुख आकृति वाला, ये पियादसी का मीनिंग है। देयर वर ए फ्यू इंस्क्रिप्शन विच आल्सो रेफर्ड टू द किंग एज अशोका। एक राजा था जिसका नाम क्या था? अशोक था। तो कुछ एक और इंस्क्रिप्शन हमें मिले जिससे पता लगा, रेफर्ड, उन्होंने संकेत किया कि ये राजा अशोक हो सकता है। वन ऑफ द मोस्ट फेमस रूलर, कि ये ना बहुत ज़्यादा सर्वाधिक प्रसिद्ध रूलर था। नोन फ्रॉम बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जो बौद्ध ग्रंथ है उसके अकॉर्डिंग इसको बताया गया है कि जो अशोक था वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रूलर था, फेमस था। ठीक है, तो इसमें हमने क्या पढ़ा कि प्रिंसेप कौन था? जेम्स प्रिंसेप एक व्यक्ति था जो एक ऑफिसर था ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर। मिंट यानी कि सिक्कों की टकसाल में वो काम करता था। तो उसने कौन सी लिपियों को पढ़ा था? उसने ब्राह्मी और ख्रोष्टी लिपि को डिसाइफर किया था। ठीक है, उसने सिक्कों पर एक नाम देखने को मिला, वो नाम था पियादसी। उसमें मीनिंग पियादसी का क्या हो जाता है? प्लीजेंट टू बी होल्ड, यानी कि मनोहर मुखाकृति वाला। ये चीज़ें थी। दिस गेव ए न्यू डायरेक्शन टू इन्वेस्टिगेशन इनटू अर्ली इंडियन पॉलिटी हिस्ट्री एज यूरोपियन एंड इंडियन scholars used inscription and text composed in a variety of language to reconstruct the lineage of major dynasty that had ruled the subcontinent। कि जी एक नई नई इन खोजों से इन्वेस्टिगेशन पता लगा है, जो यूरोपियन इतिहासकार थे, इंडियन स्कॉलर्स थे, उन्होंने स्क्रिप्शन का वो किया, कंपोज किया, टेक्स्ट को कंपोज किया, अनेक लैंग्वेजों में उसको ट्रांसलेट किया, अलग अलग वंशों के बारे में उन्होंने जाना जो महाद्वीपों में रूल करते थे। एज ए रिजल्ट द बोर्ड काउंटर्स ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री वर इन द प्लेस बाय द अर्ली डिकेड्स ऑफ द 20th सेंचुरी। ये 20वीं शताब्दी के आसपास की चीज़ें हैं कि एक स्थान से वो जो प्लेस किया था उन्होंने अर्ली डिकेड्स को, डिकेड्स यानी कि कई शताब्दियों से था, आरंभिक जो शताब्दियाँ थी सब। Subsequently, scholars began to shift their focus to the context of political history। उनका जो फोकस था वो पॉलिटिकल हिस्ट्री के ऊपर था। इन्वेस्टिगेटिंग whether there were connection between political change and economic and social development, कि ये क्या आपस में कनेक्शन है पॉलिटिकल का और इकोनॉमिक का और सोशल का आपस में। तो इस तरह से वो चेंजेस हैं। It was soon realized that while there were links, these were not always simple or direct। ये कोई साधारण और एक प्रत्यक्ष बात नहीं थी। तो प्रिंसेप और पियादसी, ठीक है। जेम्स प्रिंसेप एक ऑफिसर था, ईस्ट इंडिया कंपनी में था, ठीक है। वो उसने मिंट में काम किया यानी कि टकसाल में। उसने कौन सी लिपि को पढ़ा? ब्राह्मी और ख्रोष्टी लिपि को पढ़ा, ठीक है। उसे सिक्कों पर एक नाम देखने को मिला, क्या नाम था? पियादसी था। मीनिंग क्या था? प्लीजेंट टू बी होल्ड। तो इस पियादसी नाम का कौन से राजा के लिए वर्ड यूज़ किया गया? अशोक के लिए यूज़ किया गया, ठीक है। फिर कंपोज की गई चीज़ें अनेक राजाओं के बारे में, जो इंस्क्रिप्शन वगैरह इन्होंने मिले थे, तो इन्होंने राजाओं के बारे में पता लगा कि कौन राजा कैसा था। तो ये चीज़ें इसमें थी। तो नेक्स्ट करते हैं हम द अर्लीस्ट स्टेट, यानी कि आरंभिक राज्य। द 16 महाजनपद, यानी कि 16 महाजन। लेकिन महाजनपद को जानने से पहले आप जनपद वर्ड को जान लीजिए कि जनपद वर्ड क्या था। तो जनपद मीन्स द लैंड वेयर ए जन, ए पीपल, क्लान और ट्राइब, यानी कि एक कबीला था। जन क्या था? लोगों का एक समूह था।
सेट्स इट्स फुट और शेल्टर, जिन्होंने अपना पैर जहाँ पर रखा और वहीं पर वो बस गए, तो वो जनपद था। जनपद यानी कि लोगों के बसने की जगह, ये इसका मीनिंग है। जन मीन्स लोग होता है, पद यानी कि वहाँ पर बसने की एक जगह। तो फिर ये जनपद क्या हुए, धीरे धीरे पहले तो जनपद में सारे ही सबको अपने बराबर के अधिकार थे, बट धीरे धीरे क्या है इनका डेवलपमेंट होता गया। कोई राजा इन पर रूल करने लगा, कई बार एक राजा 2 जनपद पर रूल करना, तो ये धीरे धीरे महाजनपद में चेंज हो गए, तो इसलिए इनको महाजनपद कहा जाता है। और उनकी संख्या टोटल 16। तो आपको याद रखनी है कि टोटल महाजनपद कितने थे, तो वो 16 थे। द 6th सेंचुरी, आपने ये सेंचुरी बिल्कुल अच्छे से लर्न करनी है कि जो 6 महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे, वो कौन सी सेंचुरी के आसपास थे, यानी कि 6th सेंचुरी, यानी कि 6वीं शताब्दी के अंदर इज ऑफ्टन रिगार्डेड एज ए मेजर टर्निंग पॉइंट। इस टर्निंग पॉइंट को आप याद करेंगे कि एक परिवर्तनकारी मोड़ कौन सा था, वो 6ठी शताब्दी में था। इन अर्ली इंडियन हिस्ट्री इट इज़ एन इरा, यह वह युग था एसोसिएटेड विद अर्ली स्टेट सिटीज़, द ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन, द डेवलपमेंट ऑफ कोइंस, कि क्या क्या इस युग में हुआ। एक परिवर्तनकारी मोड़ इस युग को कहा जाता है, 6th सेंचुरी को। तो इसमें अर्ली स्टेट जो आरंभिक राज्य थे, शहर थे, अच्छा लोहे का उपयोग होना शुरू हो गया था, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता वाले तो देखो लोहे को जानते ही नहीं थे। ये बात मैंने आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताई थी कि हड़प्पा सभ्यता को किसका ज्ञान नहीं था, तो उनको लोहे का ज्ञान नहीं था। It also witnessed the growth of diverse system of thought, including Buddhist and Jainism। देखो बौद्ध धर्म और जैन धर्म, जो कि हम नेक्स्ट 4 चैप्टर में इनके बारे में पढ़ेंगे, और क्लास में तो मैं आपको ये लेसन करवा चुकी हूँ। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में इनकी सारी स्टोरी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो अब मैं ये लेसन करवा रही हूँ, मुझे नहीं लगता आपको अब कन्फ्यूजन है कि क्या बौद्ध धर्म क्या जैन धर्म। तो उसमें भी बौद्ध धर्म और जैन धर्म में कई सारी बातें ऐसी पता लगी हैं। अर्ली बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट मेंशन अमंगेस्ट अदर थिंग्स 16 स्टेट्स नोन एज महाजनपद, कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। जैन धर्म का एक ग्रंथ है भगवती सूत्र, उसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है। बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है अंकुतर निकाय, तो उसमें 16 महाजनपद का उल्लेख है। आपने केवल इतना ही लर्न करना है इसमें कि बुद्धिज्म और जैनिज्म में 16 महाजनपद का उल्लेख है। इसके जो ग्रंथ बताए हैं वो मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बता रही थी यहाँ पर। ऑल दो द लिस्ट वेरी सम नेम, यहाँ पर इन्होंने ना 16 महाजनपदों के कुछ ही नाम बताए हैं, लेकिन मैप में मैं आपको सारे नाम बता दूंगी। ये वैसे ही मैंने आपको नोटबुक में ये सारे के सारे नाम राइट करवाए हुए हैं। वज्जी है, मगध हैं, ये 16 महाजनपदों के नाम हैं। कहीं सोचो वज्जी क्या आ गया, तो ये 16 महाजनपदों के नाम हैं। मगध, कौशल, कुरु, पंचाल, गंधार, अवंती, ओकुर, फ्रिक्वेंटली। तो ये कुछ एक नाम इन्होंने दिए हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, जिनके बारे में ज़्यादा ही डिस्कशन हुई थी। क्लियरली दीज वर अमंगेस्ट द मोस्ट इम्पोर्टेंट महाजनपद, कि ये उन 16 महाजनपदों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। वाहिल मोस्ट महाजनपद वर रूल्ड बाय किंग, कि जो रूल किया जाता था महाजनपद पर किंग का किया जाता था, नोन एज गण और संघ, जिन्हें गण और संघ के नाम से जाना जाता था। वर ओलिगार्गी, ओलिगार्गी बता देती हूँ तुम्हें क्या होता है। ओलिगार्गी ना लोगों का एक समूह होता है जो मिलकर शासन करता है, उसको ओलिगार्गी बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन दे रखी है अलग से, वो भी मैं आपको बता दूंगी। वेयर पावर वो शेयर्ड बाय नंबर ऑफ मैन ऑफ्टन कोलेक्टिवली कॉल्ड राजास, कि जो मिलकर व्यक्तियों का एक समूह है जो रूल चलाता है उसको राजा कहा जाता है। बोथ महावीर एंड बुद्धा, देखो जैन धर्म का कौन है, महावीर। बौद्ध धर्म का कौन है, बुद्ध। बिलोंग्स टू सच गण, तो वो सच से, ये जो गण था ना, गण से बिलोंग करते थे। इन सम इंस्टेंट्स एज इन द केस ऑफ द वज्जी संघ, द राजा प्रोबली कंट्रोल्ड रिसोर्सेज सच एज लैंड कोलेक्टली, जो राजा का काम होता था वो रिसोर्स को कलेक्ट करना, और जो लैंड कोलेक्टली यानी कि भू राशि इकट्ठा करते हैं ना, भूमि के ऊपर कर लगाते हैं, तो वो इकट्ठा करने का काम किसका था, राजा का था। ऑल दो देयर हिस्टोरीज आर ऑफ्टन डिफ़िकल्ट टू रिकन्स्ट्रक्ट,
ड्यू टू द लैक ऑफ सोर्स सम ऑफ दीज स्टेट्स लास्टेड फॉर नियरली 1000 ईयर्स, कि कई जगह कुछ एक रिसोर्सेज वगैरह की भी कमी रहती थी, ऐसा हिस्टोरियन के अकॉर्डिंग है। ईच महाजनपद हैड ए कैपिटल सिटी, प्रत्येक महाजनपद की एक कैपिटल थी। अब यहाँ पर जो आपका ये क्वेश्चन बन रहा है, ये महाजनपद के ऊपर नोट आ सकता है कि महाजनपद में किस तरह से था, कितने थे, 16 थे, प्रत्येक की एक कैपिटल थी, विच वॉज ऑफ्टन फोर्टिफाइड। फोर्टिफाइड होता है किलेबंद, यानी कि जैसे आपने घर बना दिया, उस घर के चारों ओर आप दीवार निकलवा दे, ठीक है, तो वो फोर्टिफाइड हो गया, यानी कि वो किलेबंद हो गया। तो इसी तरह से ये करते थे। क्यों करते थे, मैं रीज़न बता देती हूँ आपको, ताकि दुश्मन है ना उन तक पहुँच ही ना पाए, और जब तक पहुँचेगा वो उसको ख़त्म कर देंगे उनकी सेना। तो इस तरह से ये किले बंद बनवाते थे। हड़प्पा में भी मैंने आपको बताई हैं कि जो अपने ये वेस्ट वाले थे ना स्थल, आपको याद होंगे कि ये सारे के सारे फोर्टिफाइड थे, किले बंद थे। मेंटेनिंग दीज फोर्टिफाइड सिटीज एज वेल एज प्रोवाइडिंग फॉर इंसिपिडेंट आर्मीज एंड ब्यूरोक्रेसी रिक्वायर्ड रिसोर्सेज। ऐसा है ना, आर्मी के लिए किया जाता था, अच्छा, ब्यूरोक्रेसी उनके रिक्वायर के लिए ये सब चीज़ें फोर्टिफाइड की जाती थी, यानी कि किले बंद किए जाते हैं फ्रॉम 6th सेंचुरी। अच्छा, ये इंस्क्रिप्शन दे रखे हैं भाई, इसके बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये दिखा देती हूँ महाजनपद के बारे में। देखो, कंबोज है, ये कंबोज पाकिस्तान के अंदर है, पुष्प कलावती है, गंधार है, तक्षशिला, फिर आगे मत्स्य, सूरसेन, मथुरा, इनकी सारी की सारी क्या है, कैपिटल भी साथ में दे रखी है। अवंती, उज्जैनी, चेती, अस्मक, देखो 16 थे टोटल। 16 में से 15 तो उत्तर भारत में थे, एक दक्षिण में अस्मक, और अस्मक की राजधानी थी पोटली। पोटली, पोतना, कुछ भी कह सकते हो, कई वर्ड में आ जाता है लिखा हुआ। तो अकेला कौन सा था, दक्षिण में था एक अस्मक, बाकी सारे कहाँ थे, उत्तर भारत में, ये चीज़ें थी, ठीक है। तो इनको आप अच्छे से अपनी उसमें मैंने सारा कुछ राइट करवाया हुआ है आपको, वहाँ इसको देख लेंगे। अब यहाँ से इंस्क्रिप्शन क्या होता है, अभिलेख। इंस्क्रिप्शन आर राइटिंग्स एनग्रेव्ड ऑन हार्ड सरफेस, कि जो इंस्क्रिप्शन थे ना, अभिलेख, लिखने का काम क्या है, एक हार्ड सरफेस के ऊपर, कठोर सतह के ऊपर किया जाता था। कठोर सतह के ऊपर इसलिए किया जाता था ताकि वो लंबे समय तक रहे और नष्ट ना हो, सच है स्टोन, जैसे पत्थर के ऊपर लिख दिया। अब पत्थर के ऊपर अगर हम कोई चीज़ लिख देते हैं, किसी मेटल के ऊपर लिख देते हैं, कोई पोटरी के ऊपर, पोटरी यानी कि मर्तबान होते हैं, हिंदी वाले पोटरी को मर्तबान बोलेंगे, और अगर आप पेपर में मर्तबान ही लिखोगे तो ज़्यादा बढ़िया है। मर्तबान को मैं एक साधारण सी भाषा में बताती हूँ तो बर्तन होता है, लेकिन आप मर्तबान ही लिखें, बर्तन ना लिखें। तो उनके ऊपर लिखने का काम किया जाता था। दे यूजली रिकॉर्ड द अचीवमेंट, एक्टिविटीज़ और आइडिया ऑफ दोज हु commenced them and include the exploits of kings or donates made by women and men to religion institutes। तो ये किसी व्यक्ति, किसी औरत द्वारा डोनेशन होते थे, जब हम किसी को दान देते हैं, कोई चीज़ वो करते हैं, तब हम नाम लिखवा, तुमने देखा होगा मंदिर, धर्मशाला वगैरह में जाकर कुछ पत्थर की चीज़ें लगी होती है दीवारों बाहर, कि ये उस व्यक्ति ने एक कमरे का दान किया, उस व्यक्ति ने इस तरह से ये दान किया, तो वो एक प्रकार से इंस्क्रिप्शन है। तो वो चीज़ें हैं कि किसी व्यक्ति ने किसी रिलीजन इंस्टीट्यूट को कुछ चीज़ें दी हैं। इंस्क्रिप्शन आर वर्चुअली परमानेंट रिकॉर्ड, तो ये परमानेंट रिकॉर्ड होते थे। सम ऑफ विच कैरी डेट्स, इन पर डेट वगैरह लिखी होती थी। अदर आर डेटेड ऑन द बेसिस ऑफ पैलीग्राफी और स्टाइल्स ऑफ राइटिंग विद ए फेयर अमाउंट ऑफ प्रिसीजन। फॉर इंस्टेंट, ये कुछ अक्षर से आपको लिख कर भी बता रखे हैं, तो मुझे नहीं पता ये क्या अक्षर इन्होंने लिख रखे हैं, इस तरह से ही, क्योंकि रिटन राइट दिस, तो पॉसिबिलिटी इज रिटन लाइक दिस, कि ये हो सकता है इसका मीनिंग, तो कुछ एक ऐसी चीज़ें थी। दीज अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन वर इन प्राकृतिक, यानी कि जो आरंभिक अभिलेख थे वो मोस्टली प्राकृत में थे। प्राकृतिक एक ऐसी लैंग्वेज थी जिसे जन सामान्य भी, यानी कि आम जनता बोलती है, वो लैंग्वेज थी। ए नेम फॉर लैंग्वेज यूज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल, मैंने बता दिया आपको कि सामान्य जनता जो लैंग्वेज बोलती थी वो प्राकृत थी, और अधिकतर इंस्क्रिप्शन उसी में थे ताकि आम जनता पढ़े और उसको अच्छी से समझ पाए। नेम्स ऑफ रूल्स सच एज अजास्त्रु एंड अशोका नोन फॉर प्राकृत टेक्स्ट एंड इंस्क्रिप्शन, तो अजास्त्रु और अशोक, तो ये इसके लिए जाने जाते थे। हैव बीन स्पेल्ड इन देयर प्राकृतिक फॉर्म इन द चैप्टर, इस चैप्टर हम प्राकृतिक के बारे में ही पढ़ेंगे। यू विल आल्सो फाइंड टर्म्स इन लैंग्वेज सच एज पाली, पाली एक लैंग्वेज थी, तमिल थी, संस्कृत थी, विच टू वर
यूज टू राइट इंस्क्रिप्शन एंड टेक्स्ट, तो इंस्क्रिप्शन और टेक्स्ट इसमें लिखे जाते थे। इट इज़ पॉसिबल दैट पीपल स्पोक इन अदर लैंग्वेज एज वेल इवन दो दीज वर नॉट यूज्ड फॉर राइटिंग। तो ये सारा का सारा इंस्क्रिप्शन के बारे में। इंस्क्रिप्शन को लिखने का काम सबसे ज़्यादा अशोक ने किया था। वो जनसामान्य की भाषा में उन्होंने ज़्यादातर लिखे थे, जिससे जनसामान्य इसको समझ पाए। तो यहाँ तक आप अच्छे से इसको रीड करें। शॉर्ट, वेरी शॉर्ट कई क्वेश्चन बन रहे हैं जो मैंने आपको साथ के साथ बताए हैं, रिपीट किए हैं। इसी तरह से आप भी अच्छे से इसको लर्न करें और रीड ज़रूर करें। ओके।